नमस्कार दोस्तों। आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो संस्कृत क्लास है वो व्यंजन संधि के भाग 2 से संबंधित है। भाग 1 में मैंने आपको व्यंजन संधि के 4 संधियाँ जो समझाई थी, जिसमें कि आपके कल की वीडियो में 4 जो संधियाँ थीं, स्वचत्व संधि, इष्टत्व संधि, जसत्व संधि और चर्त्व संधि, ये मैंने आपको भाग 1 में आपको समझाया पिछली वीडियो में। स्वचत्व संधि की जो आपको पहचान बताई थी सीधी सीधी, स्वचत्व संधि की पहचान होती है, अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए कि जैसे लिखा हो रामस्येते, रामस्येते जैसे लिखा हो कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आप लोग देखेंगे इस स्थान पर या तो आपको ताला बिसा मिल जाए या चा बर का कोई भी वर्ड मिल जाए इस स्थान पे, तो उस शब्द में संधि होगी स्वचत्व संधि। यदि लिखा हो रामष्ठा, रामस षष्ठा, तो अब इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ आप देखते हैं कि इस जगह पर मूर्धन्य सा मिले या टा वर का कोई वर्ड मिले तो वहाँ होती है इष्टत्व संधि। जैसे ये आपकी तीसरी संधि है जसत्व संधि, जैसे कि आपका लिखा हो वागीसह, अगर इस जगह पर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड देखने को मिल जाए, जैसे कि ये जो जा है ये स्वयं में तीसरा वर्ड है अपने वर्ग का, तो किसी भी वर्ग का अगर किसी शब्द में संधि स्थान पर तीसरा वर्ड देखने को मिले, चाहे वो वर्ड स्वर के साथ मिले या आधा मिले, तो वो उसमें होती है जसत्व संधि। जसत्व संधि के 2 सूत्र होते हैं। अगर पूरा वर्ड स्वर के साथ मिलता है तो झलाम जसो अंत्य सूत्र प्रयुक्त होगा। अगर आधा वर्ड मिलता है जैसे कि सद्धर्म, बुद्धि, तो इनमें आपको जो तीसरे वर्ड मिलेंगे वो आधे आधे वर्ड मिलेंगे। और इसमें तो जो सूत्र होगा जिसमें आधा वर्ड मिले, झलाम जस झसी। आपका जो चौथा सूत्र है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि में ये जो चा इसमें जो बना हुआ है चा, चर्त्व संधि का चा, ये अपने वर्ग का पहला वर्ड है, तो किसी भी अगर शब्द में जैसे लिखा हो सतपुत्र पद में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सत यानी कि जो ता है वो अपने वर्ग का पहला वर्ड, अगर पहला वर्ड देखने को मिल जाए तो चर्त्व संधि सतपुत्र। जैसे कि अब आगे की आपकी जो संधियाँ हैं, अब आप इस वीडियो में अनुस्वार संधि, परसवड़ संधि, लत्तु संधि, अनुनासिक, पूर्व सवड़, त्वगागम, छत और इंग मुंगागम संधि, यानी कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के 12 भेद होते हैं। मैं आपको 12 भेद पूरे आपको बताते हुए चलता हूँ, एक बहुत ही अच्छे मेथड के साथ जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि जो इसमें जो 5वीं जो संधि अनुस्वार, पहले आपको यहीं बताते हुए चलते हैं सभी की पहचान। अनुस्वार संधि में किसी भी वर्ड पर संधि स्थान पर आपको अनुस्वार देखने को मिलता है, अंक की बिंदी मिलती है अनुस्वार। अनुस्वार परस वर्ड में क्या होता है, एक ही वर्ग के किसी वर्ग का 5वां वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा और उसके साथ में उसी वर्ग का कोई ना कोई वर्ड लिखा होगा। जैसे कि हम लिखते हैं प्रियंका, प्रियंका, इस तरीके से लिखा होगा, तो ये 5वां वर्ड जो आपका लिखा है उसी के साथ जो का जो लिखा है दोनों एक ही वर्ग के हैं। अगर आपको इस तरीके का कहीं रूप मिले जहाँ दोनों एक ही वर्ग के लिखे हों, 5वां वर्ड तो हो ही हो, उसके साथ जो वर्ड लिखा हो दोनों एक ही वर्ग के हों, तो वहाँ होता है परसवड़ अनुस्वार संधि। लेकिन यदि हम प्रियंका को इस तरीके से लिखते हैं प्रियंका, तो इसमें हो जाती है आपकी अनुस्वार संधि, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5वें वर्ड ना मिल करके उसका अनुस्वार मिला। तो जहाँ अनुस्वार मिले तो वहाँ अनुस्वार संधि, जहाँ 5वें वर्ड के साथ एक ही वर्ग का उसके साथ जो वर्ड मिले वहाँ पर सवर्ण संधि। अगली है आपके लत्तु संधि। लत्तु संधि की पहचान होती है संधि स्थान पर इस तरीके का कहीं आपको रूप देखने को मिले, ला वर्ड का द्वितीय रूप मिले, आधा ला और पूरा ला, जैसे उल्लेख, तल्लीन, तो यहाँ आपको ये ऐसा कहीं रूप देखने को मिले तो उस शब्द में लत्तु संधि। आपकी जो अनुनासिक संधि है, अनुनासिक संधि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड देखने को मिलता है, इया, मा, इंगा, अड़ा और ना, और 2 वर्ड 5वें वर्ड देखने को मिलेंगे। दोनों वर्ड अलग अलग वर्ग के होंगे, लेकिन जो दोनों वर्ड मिलेंगे संधि स्थान पर दोनों 5वें ही होंगे। और एक बात इसमें क्या है, अगर हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने के बाद दूसरे पद में किसी न किसी वर्ग का 5वां वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ होती है आपकी अनुनासिक संधि। पूर्व सवर्ण संधि में क्या होता है, पूर्व सवर्ण संधि में एक ही वर्ग के तीसरा वर्ड
और चौथा वर्ड देखने को मिलता है। एक ही वर्ग के तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड देखने को मिलता है, जिसमें जो तीसरा वर्ड होता है वो आधा और चौथा वर्ड पूरा होता है। जैसे कि आपको बताते हुए चलें, जैसे कि अगर हम लिखें पद्धति, पद्धति में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे दा और धा देखने को मिला। दा तीसरा है और धा चौथा है। तो यहाँ देखो ये तीसरे चौथे वर्ड देखने को मिले, तो ऐसे शब्द में पूर्व सवर्त संधि, जैसे हम लिखें अझीनम, अझीनम, अझीनम में जो होगा आपका अझीनम, तो अझीनम में जा और झा मिला, तो जा और झा ये एक ही वर्ग के हैं, लेकिन ये तीसरा ये चौथा एक ही वर्ग के तीसरे चौथे वर्ड अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें पूर्व सवर्त संधि होती है। और एक और इसकी पहचान, इसमें जो हम विच्छेद करेंगे तो दूसरे पद में हा देखने को मिलता है, दूसरे पद में हा वर्ड मिलता है। तुगागम संधि, तुगागम संधि जो है, तुगागम संधि की बात करें तो तुगागम संधि की पहचान होती है, इसमें चा और छा देखने को मिलता है, आधा चा और छा मिलता है। जैसे लिखा हो वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, तो इस तरीके अगर आपको कहें कुमारी छात्रा, पदवी छात्रा, तो यहाँ आपको चा और छा जब देखने को मिल जाए तो उस शब्द में तुगागम संधि और जो छत्व संधि है इसकी भी पहचान यही होती है, इसमें छा और चा और छा दोनों देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में जरा सा अंतर है कि अगर विच्छेद करें और विच्छेद करने के बाद अगर दूसरे पद में छा मिल जाए तो तुगागम संधि, अगर विच्छेद करें और विच्छेद करने के बाद दूसरे पद में छा मिले, जैसे वृक्ष धन छाया, संस्कृत धन छात्रा, तो संस्कृत छात्रा, तो ऐसे अगर छा मिल जाए तो तुगागम संधि। लेकिन छत्व संधि में क्या है, अगर दूसरे पद में तालव्य सा मिल जाए, जैसे सत धन शंभु, सच्छंभु, तो इसमें जब विच्छेद करेंगे तो इसमें तालव्य सा मिलेगा, तो जहाँ विच्छेद करने बाद तालव्य सा मिल जाए वहाँ छत्व संधि। इंग मुंगागम संधि, इंग मुंगागम संधि जो है इसमें केवल और केवल आपको इंगा, अड़ा और ना, इनके दो दो रूप देखने को मिलते हैं। ये भी आपको दो बार इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ये अड़ा जो है ये भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, और ना जो है वो भी आपको इस तरीके से दो बार लिखा हुआ मिलेगा। तो इंग मुंगागम संधि, इंगा, अड़ा, ना, ये तीन वर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन तीनों वर्ड दो दो बार लिखे होंगे, तो उस शब्द में इंग मुंगागम संधि। आगे जो इनके जो नाम हैं विस्तार से देखते हुए चलते हैं। जैसे कि आपकी पांचवी जो संधि है, कल 4 में आपको बता चुका हूँ, जो पांचवी जो संधि है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मौनस्वारा। एक दूसरा सूत्र होता है नश्चा पदांतस्य झली। इसमें आपको कुल मिलाकर सूत्र ये वाला ध्यान में रखना है, मौनस्वारा क्या होता है कि इसमें आपको संधि स्थान पर या तो माँ, संधि स्थान पर माँ मिलेगा पहले पद में, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण होगा तो माँ को हटा करके आपको करना है उसका अनुस्वार। ऐसे ही इस सूत्र में क्या होता है, ना और माँ दोनों में से कोई होगा, और ऐसे वर्ण होंगे जो सिर्फ झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते होंगे। झल जो प्रत्याहार है वो झबय के सूत्र से लेकर के हल के सूत्र तक बनता है। झबय से झा लेते हैं और हल से ला लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो झल जो प्रत्याहार है इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं तो क्या करना है, ना और माँ मिले तो उसे हटा करके अनुस्वार करना है। कुल मिलाकर के इसकी जो पहचान है, संधि स्थान पर किसी वर्ण का अगर हमें अनुस्वार देखने को मिलता है तो उस शब्द में आपकी अनुस्वार संधि होगी। अगर हम दोनों ही सूत्रों को लेके चलें तो पहला जो पद है, पहले पद में आपको ना या माँ मिलेगा, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण होगा तो ना और माँ को हटा करके उसका अनुस्वार करना है। जैसा कि जो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जैसे बताएं, जैसा कि पहला एग्जाम्पल है मातरम धन वंदे, तो माँ मिला, माँ के साथ ये आपको जो व्यंजन वर्ण मिला तो माँ हटा करके मैंने इसका क्या किया, अनुस्वार। ऐसे सत्यम वद, तो माँ हटा करके अनुस्वार सत्यम वद। रामम प्रणमामि, तो माँ हटा करके आपका अनुस्वार किया गया तो आपका शब्द बना रामम प्रणमामि। ऐसे ही आपका ये जो है यसान धन सी, तो ना हटा करके सी, तो यसान सी आपको ना हटा करके उसका किया गया आपको अनुस्वार यसान सी। ऐसे आपका जो है आपका पयान धनसी, तो ना हटा करके आपको किया गया अनुस्वार, तो आपका शब्द बना पयानसी। इस तरीके से अनुस्वार संधि में पहले पद में माँ या ना मिले, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो इन दोनों को हटा करके उस जगह पर अनुस्वार कर देना है।
आप अगली जो संधि है परसवर्ण संधि, ये अनुस्वार संधि से ही संबंधित है। इसका जो सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णा। इसमें क्या होता है कि संधि स्थान पर किसी वर्ग का पंचम वर्ण मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसी वर्ग का एक वर्ण और मिलेगा, यानी कि जो दो वर्ण मिलेंगे उनमें एक पांचवा होगा और एक कोई ना कोई हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन दोनों वर्ण एक ही वर्ग के मिलेंगे, तो वहाँ आपकी होती है अनुस्वार परसवर्ण संधि। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले पद में माँ या उसका अनुस्वार मिलेगा, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण होगा, पहले पद में माँ या अनुस्वार होगा, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण होगा। तो इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। साम धन ता, तो माँ का हो जाएगा लोप, तो माँ का हो गया लोप, लेकिन ता जो है ता का पांचवा होता है ना, तो ता से पहले ना, तो आपका हो गया शांता। लेकिन अगर हम इसी शांता को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ये भी आपका सही शब्द है, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये जो शब्द है ये आपका चला जाता है अनुस्वार संधि में। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपका आ जाता है अनुस्वार परसवर्ण संधि में। तो दोनों ही पद आपके सही हैं। शांता, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें जो आपको पांचवा जो वर्ड मिला और पांचवें के साथ जो मिला, दोनों एक ही वर्ग के हैं। पांचवा वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, करना ही करना है, वो भी दूसरे पद का, और उसके साथ जो शब्द लिखा होगा, जो वर्ड लिखा होगा, दोनों वर्ड एक ही वर्ग के होने चाहिए। जैसा कि ये वाला है आपका कंठा, कम धन ठा, तो का पे जो अनुस्वार है उसका ये देखो हो गया लोप, लोप हो गया। और ठा का पांचवा होता है अड़ा, ठा टा वर्ग में आता है, टा वर्ग का पांचवा अड़ा, तो आपका शब्द बन जाता है कंठा। इसी तरीके से कुछ शब्द और भी यहाँ मैंने दर्शाए हुए हैं, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दोनों ही आपको शब्द लेके चले। जैसे लिखा है आपका अंकित, तो अंकित को मैंने, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एंगा के नीचे का, तो ये आपका आ जाता है अनुस्वार परसवर्ण में। अगर हम अंकित इस तरीके से लिखते हैं तो उस शब्द में संधि होती है अनुस्वार संधि। ये जो आपके हैं ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन पर सभी पर आपका अनुस्वार है, तो ये आपका अनुस्वार संधि। ये जो है आपकी संधियाँ, इन पर आप देख रहे होंगे पांचवा वर्ड भी है, ये देखिए पांचवा वर्ड, सभी में है पांचवा वर्ड, और पांचवें वर्ड के साथ जो वर्ड लिखा है दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो वहाँ हो जाता आपका परसवर्ण संधि। यहाँ पर एक बात आपके और समझने वाली बात है कि ये जो है, जैसे कि आपका संजय लिखा हुआ है, तो संजय तो हम इस तरीके से भी लिखते हैं तो आपके अनुस्वार, लेकिन सम पे ये अनुस्वार का लोप हो जाएगा। अब जा जो है, जा आता है चा वर्ग में, चा वर्ग का पांचवा होता है इया, तो संजया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कहीं आपको अगर या, वा और ला, इन तीन में से कोई भी मिले, या, वा, ला, इन तीन में से कोई भी मिले, तो अब इनके तो पांच में होते नहीं, अंतस्थ के, अंतस्थ में केवल चार वर्ड होते हैं, या, वा, रा, ला, तो केवल हम इनमें से तीन लेके चलते हैं। अगर ऐसा कहीं आपको रूप मिले कि माँ के साथ में कहीं आपको अंतस्थ वर्ड के ये तीन शब्द मिल जाएं, या, वा और ला, तो क्या करते हैं, अगर अनुस्वार बनाना हो तो इस तरीके से कर देते हैं सीधा सीधा। लेकिन अगर अनुस्वार परसवर्ण बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है, या का द्वितीय रूप करना पड़ता है, संयंता, यन लोकम, यानी कि या का द्वितीय रूप संयंता, ला का द्वितीय रूप तो यम लोकम। वो कब, जब माँ के साथ में आपको एक तरफ माँ हो और दूसरे पद में या, वा, ला, इन तीन में से कोई एक मिल जाए। पहले पद में माँ मिले और दूसरे पद में या, वा, ला में से आपको कोई एक मिल जाए, तो इन दोनों का परसवर्ण बनाने के लिए दो वर्ड लिखने होंगे, आधा या और पूरा या। ऐसे आधा वा, पूरा वा, आधा ला, पूरा ला, इस तरीके से लिखना होता है। अगली है आपकी लत्व संधि। लत्व संधि ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। एक तो आपसे पिछली परीक्षा में यही पूछा गया था कि तोरली के संधि का सूत्र है, तो तोरली जो है वो लत्व संधि का सूत्र है। लत्व संधि का सूत्र तोरली होता है। इसमें क्या होता है इस संधि में कि पहले पद में ताथा दाधा, इन चारों में से कोई एक वर्ड मिलेगा, उसके साथ में ला मिलेगा, तो क्या करना होता है कि पहले पद के जो वर्ड हैं उनको हटा करके उसके स्थान पर आधा ला करना है। और तो जो इसके द्वारा जो रूप बनेगा तो इस तरीके से लिखना होगा,
ऐसे ही अगर ना के साथ ला आपको देखने को मिले, ना के साथ ला, तो क्या करना होता है, आधा ला पूरा ला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके का चंद्र बिंदु रखना होता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि जो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है तद धन लया, तो तद धन लया में देखें दा के साथ ला मिला, तो दा के हटा करके आधा लाओ, ये तो आपको करना ही है, तो आपका शब्द बना तल लया। तत् धन लीना, तल लीना, तो तत् धन लीना, तल लीना। ता था दाधा के साथ ला मिलता है, तो आधा ला पूरा ला करना है, तो तल लीना। और इसमें भी आपको एक पहचान बताएं कि जब विच्छेद करेंगे लत्व संधि की, तो दूसरे पद में आपको ला मिलेगा, तो ला अगर देखने को मिल जाए तो वहाँ लत्व संधि। अगला जो है इसका एग्जाम्पल है गर्जन धन लंकेश्वरा, गर्जन धन लंकेश्वरा। अब की बार देखो, आप देख रहे होंगे एक पद में ना है तो एक पद में ला है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ना के साथ ला मिले तो ये आपको रूप तो लिखना है आधा ला पूरा ला, लेकिन इसके साथ इस तरीके का आपका चंद्र बिंदु भी रखना होता है, तो आपका शब्द बनेगा गर्जन लंकेश्वरा। अगला है तड़ित धन लेखा, तो तड़ित धन लेखा में भी आप देख रहे होंगे तड़ित लेखा, इस तरीके से आपकी ये लत्व संधि होते हैं, लत्व संधि की पहचान ला का द्वितीय रूप देखने को मिले। अगला है आपका अनुनासिक संधि, इसका सूत्र होता है यरोनु नासकेनु नासकोबा, यरोनु नासकेनु नासकोबा। इसकी जो पहचान है, इसमें अपने वर्ग का पंचम वर्ड मिलता है, किसी भी वर्ग का मिलेगा, लेकिन कौन सा वर्ड मिलेगा, पांचवा वर्ड मिलेगा, और पांचवें वर्ड के साथ जो एक और वर्ड लिखा होगा वो भी पांचवा ही होगा, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग वर्ग के होंगे। एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, अनुनासिक संधि में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ड मिलेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद जो भी वर्ड लिखा होगा वो भी पांचवा ही होगा, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ग के होंगे। इसमें जो है आपका क्या होता है कि पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ड मिलेगा, किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ड मिलेगा, लेकिन दूसरे पद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ड हो सकता है, इया मा एंगा अड़ा ना, इन पांचों में से कोई एक आपको मिलेगा, इया मा एंगा अड़ा ना। तो क्या करना है कि जो पहला पद जो है उस वर्ग का पांचवा वर्ड लिखना है, उस वर्ग का पांचवा वर्ड करना है। जैसे कि ये आपके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल जैसे ध्यान से देखें, दिक धन नागा, तो का इसमें जो बना हुआ है तो का पांचवा होता है एंगा, और दूसरे पद में देखो ये पांचवा मिला, तो जब पहले वर्ड के साथ पांचवा मिले या तीसरे वर्ड के साथ पांचवा मिले तो उन पहले और तीसरे को हटा करके उनके स्थान पर उनका ही पांचवा लाना होता है, तो आपका शब्द बना दिंग नांगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये दोनों वर्ड पांचवें वर्ड हैं और दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। इंगा जो है वो का वर्ग में आता है, ना ता वर्ग में आता है। तो दिंग नांगा कहने का मतलब जो आपकी जो अनुस्वार परस्वर संधि थी उसमें भी आपको पांचवा वर्ड मिल रहा था, लेकिन पांचवें वर्ड के साथ दोनों वर्ग एक ही वर्ग के मिल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पांचवें वर्ड जो मिलेंगे वो दोनों ही पांचवें होंगे और अलग अलग वर्ग के होंगे। अगला क्या है, सत धन मार्गा, ता का पांचवा ना, तो सन मार्गा आपका शब्द बना। यहाँ पर अभी ये देखो आपको दूसरे पद में माँ मिला, यानी कि पांचवा वर्ग मिला, पांचवा वर्ड मिला। सट धन मुखा, अब ता का पांचवा होता है अड़ा और मुखा आपका लिखा है, ये तो सण मुखा। तो आप सारे जो इसके एग्जाम्पल हैं आप ध्यान से देख सकते हैं कि पांचवें वर्ड के साथ जो भी वर्ड लिखा है वो भी पांचवा ही है, और पांचवा वर्ड जो होता है वो पहले पद के अंतिम वर्ड के अनुसार बदलता है। पहला और तीसरा वर्ड जो होगा वो जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का ही पांचवा लिखना होता है। अगला जो है आपकी नौवीं संधि, पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र होता है झयो होन्य तरस्याम। इस जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों में सभी संधियों की पहचान छुपी होती है, यानी कि सभी में आप आराम से पहचान कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो झय जो प्रत्याहार है पहले पद में होगा झय प्रत्याहार, और झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ड आता है। यानी कि पहले पद में किसी वर्ग का या तो पहला वर्ड होगा या दूसरा होगा तीसरा होगा या चौथा होगा। दूसरे पद में केवल और केवल आपको हा मिलेगा। अगर आपको कहीं ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है पूर्व सवर्ण संधि में पहले पद में पहला दूसरा तीसरा चौथा इनमें से कुछ हो और दूसरे पद में केवल और केवल हा हो, तो क्या करेंगे, हा का तो हो जाएगा लोप। जब हा का लोप हो जाएगा तो अब जो पहला पद है उस पद के वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड करना होता है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड। और इस संधि की यही पहचान भी है
ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी वर्ग का तीसरा वर्ग आधा उसके साथ चौथा वर्ग मिले, दोनों हों एक ही वर्ग के, तो देखो क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, अच धन हलऊ, अझलऊ, चा जो है इसमें चा का तीसरा होता है जा, चौथा होता है झा, और झा जो होगा वो हा के स्थान पर होगा, हा का हो जाएगा लोप। हा का लोप हो जाता है इसमें। वाक धन हरि, जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है वाक धन हरि, इसमें क्या है, का तीसरा होता है गा और चौथा होता है घा, तो इसमें गा और घा ये देखो दोनों शब्द ही प्रयोग हुए हैं और हा का इस संधि में लोप करना है। अच धन हीनम, तो चा का देखो जा और झा हुआ और हा पे जो मात्रा है वो झा पे आ जाती है, तो अझहीनम। अप धन हिरास, पा का तीसरा होता है बा और चौथा होता है भा, तो अभ्रास। हा पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरे पद में कि हा के साथ रा लगा हुआ है और मात्रा है, तो वो अब भा पे आ जाएगा, अभ्रास। तो कहने का मतलब पूर्व सवर्ण जो संधि है उसमें एक ही वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण लिखने होते हैं, जिसमें तीसरा वर्ण आधा और चौथा वर्ण स्वर के साथ होता है और वो हा के स्थान पर प्रयुक्त करना होता है। अगली जो संधि है आपकी छत्व संधि। छत्व संधि में क्या है, छत्व संधि में इसका सूत्र है सस छोटी और इसकी जो पहचान है संधि स्थान पर छा या चा छा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पूछें आपसे सच्छंबु में कौन सी संधि होगी, तो सच्छंबु, अब चा और छा तुगागम संधि में भी मिलता है, दोनों की पहचान लगभग एक जैसी हैं। तो क्या करना पड़ता है कि अगर हम उसका विच्छेद करें और विच्छेद करने के बाद अगर दूसरे पद में ये तालव्य सा देखने को मिल जाए तो उस पद में छत्व संधि करनी होती है। देखो पहले तो इस संधि को समझें, इसमें क्या होता क्या है। छत्व संधि में ता वर्ग होगा और ता वर्ग के साथ में सा मिलता है, लेकिन उसमें ना नहीं होना चाहिए। ता वर्ग होगा, ता वर्ग के साथ अगर आपको सा मिलता है, ता वर्ग के पहले चार वर्ण ता, था, दा, धा, इनके साथ अगर आपको सा मिलता है तो दोनों को हटा करके चा और छा करना होता है। दोनों वर्णों को हटा करके चा और छा करना होता है। अगर ता वर्ग ना मिले, अन्य कोई वर्ग हो, अन्य किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्णों में से कुछ मिले और उसके साथ छा मिले, तो इस छा को हटा करके उसके स्थान पर छा करना होता है। फिर यहाँ चा और छा नहीं करना। चा छा कब करना है, जब ता वर्ग के साथ में आपको तालव्य सा मिले। अगर अन्य किसी वर्ग के साथ आपको सा मिले तालव्य सा, तो केवल और केवल छा करना होता है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल हैं ये लिखे हुए हैं, जैसे कि ये इसके एग्जाम्पल हैं, सत धन शंभु, ता के साथ आपको सा मिला तो आपको चा और छा दोनों करना है, सत शंभु। लेकिन ये देखो ये आपके अलग अलग वर्गों के हैं, इसमें ता वर्ग नहीं है, तो यहाँ देखो मिला आपका टा, तो टा मिला, अब केवल सा के स्थान पे छा करना है, तो आपका शब्द बना विट छंकरा। अगर ता वर्ग के साथ तालव्य सा मिलता है तो चा और छा दोनों करने होते हैं। अगर अन्य किसी वर्ग के वर्ण के साथ तालव्य सा मिलता है तो केवल और केवल छा करना होता है। जैसे वाक धन सरा, वाक छरा, वाक धन शास्त्रम, तो वाक शास्त्रम, आपके ये वर्ड तो हैं ही हैं, केवल सा हट करके आपका हो जाता है छा। इसी प्रकार जो इसके साथ जो अगली संधि है तुगागम संधि, तुगागम संधि में क्या करना होता है, तुगागम संधि में आपकी जो इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो पहचान है तुगागम संधि की, इसमें भी आपको चा और छा मिलता है, लेकिन इसके दो सूत्र हैं इसके। एक तो इसका जो पहला सूत्र है छे चा, इसमें क्या होता है, पहले पद में ह्रस्व स्वर होगा और दूसरे पद में छा होगा, तो करना चा और छा होता है। दूसरा सूत्र है पदातांत वा, इसमें पहले पद में दीर्घ स्वर होगा और दूसरे पद में वही छा मिलेगा आपको, लेकिन नियम वही है, चा और छा करना होता है। अगर आपको पहले पद में ह्रस्व सा मिले तो आपका सूत्र होगा छे चा, और पहले पद में अगर आपको दीर्घ स्वर की मात्रा मिले तो आपको सूत्र होगा पदातांत वा। लेकिन नियम दोनों के एक ही हैं, दोनों में ही चा और छा करना है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया, तो
छा पर आप यहाँ पे देखेंगे ह्रस्व स्वर की मात्रा है, ह्रस्व आ की मात्रा है, लेकिन हमने क्या किया कि इन दोनों पदों को जो जब जोड़ा, इनकी जब संधि की तो आधा चा और छा बीच में लगाया तो वृक्ष छाया। परिच्छेदा, तो यहाँ पर आप देखेंगे रा पर जो मात्रा है वो ह्रस्व स्वर की है, रा पर जो मात्रा है वो भी ह्रस्व ई की है, ह्रस्व स्वर की मात्रा है, तो आपका शब्द बना परिच्छेदा। तो अगर आपसे इन दोनों से कोई भी पूछा जाए कि परिच्छेदा में संधि है, परिच्छेदा में संधि तो तुगागम संधि होगी, लेकिन सूत्र इसमें होगा आपका ऊपर वाला छे चा। अगला जो है, अगले जो दो एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें देखो दीर्घ स्वर की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, तो नियम तो वही है पदवी छात्रा। इन चारों में से कोई भी आपसे पूछे कि इनमें संधि कौन सी, संधि तो तुगागम होगी, लेकिन अगर सूत्र से पूछते हैं तो सूत्र में क्या है, अगर आपको चा छा से पहले अगर आपको ह्रस्व स्वर की मात्रा देखने को मिले तो सूत्र आपका होगा छेचा। अगर दीर्घ स्वर की मात्रा मिलती है तो आपका सूत्र होगा पदान ताद वा। तो अगली जो लास्ट संधि है व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की अंतिम संधि है इंग मुंगागम संधि। इसका सूत्र है इंगमो ह्रस्वादचि इंगमुड़ नित्यम। इस सूत्र का मतलब यह है, इसमें इंगम प्रत्याहार लगाया हुआ है और इंगम प्रत्याहार वर्ड जिन शब्दों में लगता है उसका पहले वाला जो वर्ड हो वहाँ ह्रस्व स्वर की मात्रा होनी चाहिए। तो अब उसमें करना क्या होता है कि इंगम जो प्रत्याहार है, इंगम प्रत्याहार में ये तीन वर्ड आपके आते हैं, इंगा अड़ा ना। इंगम प्रत्याहार में तीन वर्ड आते हैं, इंगा अड़ा ना। पहले पद में आपको यही मिलेंगे, दूसरे पद में आपको कोई भी स्वर वर्ड मिलेगा। तो करना क्या है, अगर आपको इंगा मिलता है तो इंगा का द्वितीय रूप करना है डबल इंगा, अगर आपको अड़ा मिलता है तो अड़ा का द्वितीय रूप, और ना मिलता है तो ना का द्वितीय रूप। यही इनकी पहचान है, ये लिखी हुई है कि अगर संधि स्थान पर इंगा अड़ा ना यानी कि इनके डबल डबल द्वितीय रूप देखने को मिले तो वहाँ पर आपके संधि होती है व्यंजन संधि की इंग मुंगागम संधि। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसा कि ये पहला लिखा हुआ पचन धन अस्थि, तो मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व होना चाहिए, तो ना तो आपको मिला ही मिला, लेकिन ना से पहले जो आपको चा वर्ड मिल रहा है, ना से पहले जो चा है वहाँ आप देखेंगे कि चा पर ह्रस्व स्वर की मात्रा है, ह्रस्व आ की मात्रा है। तो ऐसे ही शब्द होने चाहिए, इंगा अड़ा ना तो मिलें, लेकिन इनसे पहले वाला जो वर्ड हो उन पर ह्रस्व स्वर की मात्रा हो। पचन धन अस्थि, तो यहाँ पे देखो आपको आ मिला, तो ना का डबल रूप आपको करना है, तो आपका इस तरीके का शब्द होगा पचन अस्थि। प्रत्यंग धन आत्मा, इंगा मिला तो इंगा का भी द्वितीय रूप आपको करना है प्रत्यंगात्मा। सुगढ़ धन ईसा, कोई भी स्वर हो सकता है। अब अड़ा का द्वितीय रूप पहले हम करेंगे आधा अड़ा और पूरा अड़ा। यहाँ पर आपका क्या है, ह्रस्व दीर्घ ई की मात्रा है, तो अब इसकी मात्रा यहाँ पर कोई भी स्वर हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन यहाँ जो है इंगा अड़ा ना से पहले वाले वर्ड पर ह्रस्व स्वर ही मात्रा होनी चाहिए। सर्वस्मिन, जैसे यहाँ पे देखो ना से पहले जो मात्रा मिली है वो ह्रस्व ई की है। अपि, तो सर्वस्मिन नपि, इंगा अड़ा और ना का द्वितीय रूप जहाँ देखने को मिले वहाँ आपकी संधि होती है इंग मुंगागम संधि। तो इस संधि की जो PDF फाइल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस संधि की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और जो भी आपको सुझाव देने हों संधि से संबंधित या जिसे समझ में ना आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। और धन्यवाद।